Good morning, children. I'm from Springfields Public School. Dear children, आज आपकी हिंदी कक्षा में हम व्याकरण का पाठ 11 विशेषण पढ़ाने जा रहे हैं। पेज नंबर 148। जुड़िए और समझिए। देखो, पढ़ो, समझो और करो। यही कोई 30-32 वर्ष का गोरा दुबला पतला युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। मुरली वाले की आयु कितनी है? यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उसके नीचे ब्लैंक दिया है जो कि आपको अपने आप फिल करना है। तो इसमें आएगा 30-32 वर्ष। इसके आंसर्स जो सबसे पहले मैंने एक कॉलम पढ़ा उसके अंदर से ही आपको मिल जाएंगे। कैसा दिखता है? गोरा और दुबला पतला। उसका साफा कैसा है? बीकानेरी रंगीन। बच्चों, आपने उपयुक्त संवाद में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दिया होगा। ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के विषय में बता रहे हैं। वे कैसे और कितने हैं? इस प्रकार के शब्द विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में वाक्य में खट्टा, मीठा, जायकेदार, गोल, दुबला पतला, गोरा, बीकानेरी, 30-32 वर्ष, ये सभी शब्द विशेषण हैं। और इस प्रकार बच्चों ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब हम विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। चित्र में के साथ आए संवादों में युवक और साफा शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई गई है। ये विशेष्य हैं। इस प्रकार विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीता अच्छी लेखिका है। अब इसमें इस वाक्य के अंतर्गत अच्छी विशेषण है और लेखिका क्या है? विशेष्य है। निखिल मेधावी छात्र है। मेधावी विशेषण है और छात्र विशेष्य है। इसी तरह प्रतिदिन ताज़े फलों का सेवन करो। इस वाक्य के अंतर्गत ताज़े विशेषण है और फलों विशेष्य है। इसका उत्तर तीसरा छात्र देगा। विशेषण है तीसरा और विशेष्य है छात्र। मतलब जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। आई होप आपको विशेषण और विशेष्य में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे आइए, विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। मिठाई वाला बोला, ये नए तरह की गोलियां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी ही देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में गोलियों के रूप, गुण, आकार, स्वाद आदि विशेषताओं का वर्णन जिन शब्दों के द्वारा किया गया है वे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे रंग बिरंगी, खट्टी, मीठी, जायकेदार, चपटी, गोल, पहलदार आदि शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। बच्चों, ये जो आपने अभी वाक्य पूरा अनुच्छेद पढ़ा है ये हमने हमारे वसंत बुक के
चैप्टर मिठाई वाला से लिया गया है। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपकी बुक में नीले रंग से लिखे गए हैं। जितने भी नीले रंग से लिखे गए शब्द हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हुई? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम शब्द मतलब विशेष्य हुए जिनकी हम विशेषता बताते हैं, के गुण दोष, रूप रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 150। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा, कैसी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह विशेषण होता है। आपको एक कॉलम दिया गया है, उसमें विशेषताएं दी गई हैं। गुण के आधार पर कौन कौन सी विशेषता है, दोष कौन सी विशेषता है, रूप रंग कौन से हैं, आकार कौन सा है, स्वाद कौन सा है, दशा या अवस्था कौन सी है, स्थान कौन सा है, काल, स्थिति, दिशा और स्पर्श। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, इसको आप बाकी का आप पार्ट बुक में पढ़कर समझिएगा। जैसे गुण है अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान आदि। जैसे लड़की के लिए, लड़की कैसी है, अच्छी है, लड़का कैसा है, अच्छा है। इसी प्रकार से बाकी सभी भी हैं। अब आगे आ जाइए, संख्यावाचक शब्द विशेषण। इसका भेद दो है। संख्यावाचक विशेषण, बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बींधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल, कीलें छोटी बड़ी और बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा आदि। उपयुक्त अनुच्छेद में विभिन्न प्रकार के औजारों की संख्या की बात की गई है। 5, 3, 2, 10, 4, 1 और 20 आदि ये संख्यावाची विशेषण हैं। ये विशेषण शब्द हथौड़े, वसूले, हथौड़ियाँ, एरन, बम, छेनियाँ, रंदे, सालनी आदि विशेष्य शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये जो वाक्य मैंने अभी बताया ये आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। आपको मेन समझने वाली बात क्या है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। और दूसरी तरफ जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। इस प्रकार वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के आगे दो भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 151। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, जैसे कि आपको निश्चित शब्द से ही क्लियर हो रहा है डेफिनिट, यानी संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर आपको संख्या का निश्चित ज्ञान हो, यानी आपको पक्का पता हो, संख्या के बारे में पूरा पता हो। आइए पढ़ें निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कमरे में एक पंखा चल रहा है। यह है एक पंखा, मालूम है आपको कि एक ही पंखा चल रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। और पंखे की गिनती की जा रही है तो ये संख्या हुई। सड़क पर 2 कारें खड़ी हैं। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? 1।
सड़क पर कितनी कारें खड़ी हैं? 2। तथा प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 100। अर्थात वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब है भाग ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। बच्चों, अगर इस वाक्य में यह होता भय से 2 लोग बेहोश हो गए तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक होता। अभी वहाँ पर है भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, तो यहाँ कुछ में आपको नहीं पता वो लोग 1 थे, 2 थे या 10 थे, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। अगर यहाँ होता कक्षा में 10 छात्र कम थे तब यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक होता, लेकिन कक्षा में बहुत कम, आपको नहीं मालूम उनकी संख्या कितनी है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। सभी बच्चे खेलने चले गए। सभी, अगर इनकी जगह पे होता कि कक्षा में उपस्थित 10 बच्चे खेलने चले गए या सभी 10 बच्चे खेलने चले गए, तब यहाँ पे निश्चित होता, क्योंकि हमें निश्चित संख्या का ज्ञान था। लेकिन यहाँ पे हमें संख्या का ज्ञान नहीं है, यहाँ पे लिखा है सभी बच्चे खेलने चले गए, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की मतलब जिनकी विशेषता की जा रही है कि निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, जैसे कितने लोग बेहोश हो गए? कुछ। कितने छात्र उपस्थित थे? बहुत कम। कितने बच्चे खेलने गए? सभी। तो ये अनिश्चित है। इस प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक की परिभाषा क्या होगी? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने अभी तक पहले पढ़ा है विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। इसके बाद आपने उनके भेदों के बारे में पढ़ा। इसके 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आपने गुणवाचक के बारे में पढ़ा, देन संख्यावाचक। संख्यावाचक के आगे 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो अब अगला पढ़ेंगे हम इसका भेद नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ये एक अनुच्छेद है, एक पैराग्राफ है जो आपके वसंत बुक में से रक्त और हमारा शरीर में से लिया गया है। नाउ कम टू पेज नंबर 152 पेज पे। इस अनुच्छेद में रक्त की मात्रा की बात की गई है और उस मात्रा को बताने के लिए 300 मिलीलीटर तथा 5 लीटर विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल, अर्थात जहाँ पर मापतोल के द्वारा विशेष्य की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। दुकानदार ने 250 ग्राम मक्खन दिया। कार में 10 लीटर पेट्रोल डलवा दो। उपर्युक्त सभी वाक्यों में किसी न किसी वस्तु की
निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है, अतः उनका बोध कराने वाले शब्द जैसे 2 मीटर कपड़ा, 250 ग्राम मक्खन, 10 तेल 10 लीटर तेल निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अर्थात परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। तो जहाँ पर पक्का पता होता है कि नापतोल की संख्या, जो नापतोल है वो इतना है, जैसे यहाँ पे बताए गए सेंटेंसेस में, वाक्यों में 2 मीटर, 250 ग्राम और 2 लीटर पेट्रोल, ये सब चीज़ निश्चित है, हमें पक्का पता है इतना ही है, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अर्थात निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हुई, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा तथा मापतोल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हाँ, अब है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, चाय में थोड़ी चीनी डालना, रंजना के लिए अधिक भोजन रखना पड़ा, आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया। इन वाक्यों में थोड़ा सा, थोड़ी, अधिक, ज्यादा विशेषण शब्द वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक ना होकर अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। अगर इनकी जगह पे होता मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए की जगह पे अगर हम लिखते मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये निश्चित होता। तो आई होप इन सेंटेंसेस को इस तरीके से बताने से आप निश्चित और अनिश्चित में अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपके लिए। इस प्रकार इनकी अनिश्चित परिमाणवाचक की परिभाषा हुई, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 153। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। कुछ वस्तुओं तथा व्यक्तियों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है, तब वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे किताबें, खिलौने, बच्चे, गाड़ी, घर, मोबाइल आदि गिनने योग्य हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कपड़ा, पेट्रोल, तेल, घी आदि मापे या तोले जाते हैं, गिने नहीं जा सकते। कुछ अन्य उदाहरण हैं बच्चों, जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आएंगे, और जिनको हम नाप तोल सकते हैं वो परिमाणवाचक में आएंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, मेरा नाम 11 खिलाड़ियों की सूची में नहीं था। मेरी दादी 65 वर्ष की है। आज कक्षा में बहुत कम छात्र आए। ये इनको हम गिन सकते हैं। अब जो कक्षा में छात्र हैं उनको भी हम गिन सकते हैं। मुझे 5 एकड़ जमीन खेती के लिए चाहिए। क्या 5 एकड़ को आप गिन सकते हो? नहीं, नाप सकते हो। मैंने 3 लीटर दूध लिया है। अब इसको दूध को 3 लीटर को आप गिन नहीं सकते, आप नाप सकते हो। आज बहुत बारिश हुई। बारिश को भी आप गिन नहीं सकते, उसको माप सकते हो। तो इस प्रकार जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर स्पष्ट है। अगला है इसका भेद नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। वह बालक बहुत साहसी है। यह कार एकता की है। उपयुक्त वाक्यों में वह तथा यह शब्द सर्वनाम है, लेकिन ये शब्द बालक तथा कार संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः वह सार्वनामिक विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं। अर्थात इस प्रकार इसकी परिभाषा ये हुई, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सार्वनामिक विशेषण को और भी अच्छी तरह से आपको क्लियर करेगा। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखने योग्य है। कुछ अन्य उदाहरण है, यह उपवन बड़ा है। अब यह उपवन बड़ा है, बड़ा उसकी विशेषता है, लेकिन यह शब्द जो है वो विशेषता का कार्य कर रहा है, इसलिए ये
सार्वनामिक विशेषण हुआ। उन छात्रों से प्रश्न पूछो, वह विद्यालय मुझे पसंद है, उस सैनिक को इनाम मिला, ये कपड़े महंगे हैं। इन सभी वाक्यों में बच्चों आप बुक के अंदर देख रहे हो कि यह, उन, वह, उस और ये सभी नीले रंग से लिखे गए हैं। इट मीन्स ये सभी वह शब्द हैं जो सर्वनाम हैं, लेकिन सेंटेंस के संज्ञा से पहले लगकर ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 154। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। बच्चों इन दोनों में अंतर को ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि ये आपको एकदम से स्पष्ट हो जाए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो आपको सबको पता है कि सर्वनाम की क्या परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब सार्वनामिक किसे कहते हैं? जबकि संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने का काम करते हैं वो सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं जिससे आपको स्पष्ट होगा। सर्वनाम के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। यह कार है, इसमें यह जो है यह सर्वनाम है क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर आया है। अभी यहाँ पे दूसरा सेंटेंस सार्वनामिक का दिया गया है, यह रामन की कार है। अब यहाँ पे जो यह शब्द है ये सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा से पहले लगे हैं। रामन संज्ञा है, इससे पहले लगा है और वो विशेषता बता रहा है, किसकी? कार की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द हैं और विशेषता का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह अन्य दो उदाहरण भी हैं। वह मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है, यह पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है। अब आइए विशेषण शब्दों की रचना। जो विशेषण शब्द हैं उनके और किन किन रूपों में हम रचना कर सकते हैं। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। उपसर्ग होते हैं जो शब्दों से आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय होते हैं जो शब्दों से पीछे लगकर शब्द बनाते हैं। अब देखेंगे हम संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा के साथ लगकर विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार की जाती है? ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, आपने ये अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं। जैसे संज्ञा दुख, लखनऊ, रौब, लूट, धन, नमक, दुलार, स्वस्थ, रोग, मास, वर्ष, मामा, भाग्य, पुत्र और शहर। इनके अगर हम विशेषण बनाएंगे तो हम दुख से बनाएंगे दुखी, लखनऊ का बनाएंगे लखनवी, रौब का बनाएंगे रोबीला, लूट लुटेरा, धन धनी और धनवान दोनों हो सकते हैं, नमक नमकीन, दुलार दुलारा, स्वस्थ स्वास्थ्य, रोग रोगी, मास मासिक, वर्ष वार्षिक, मामा ममेरा, भाग्य भाग्यशाली, पुत्र पुत्रवती, शहर शहरी। इसी तरह दूसरे कॉलम में आ जाइए। लोभ लोभी, संतोष संतोषी, बल बलवती, सांप संपेरा, पेट पेटू, जाति जातीय, ईर्षा ईर्षालु, चरित्र चरित्रवान, गौरव गौरवशाली, पीड़ा पीड़ित, शब्द शाब्दिक, ग्राम ग्रामीण, नाटक नाटकीय, परिवार पारिवारिक, अपमान अपमानित। नाउ कम टू पेज नंबर 155। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। इससे पहले आपने देखा हमने संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए थे, अब हम सर्वनाम से विशेषण शब्द बनाएंगे। तो सर्वनाम है कोई, जो, कौन, वह। अब इससे विशेषण बनाएंगे। कोई से कैसा, जो से जैसा, कौन से कौन सा, वह से वैसा। सेम वे में सेकंड कॉलम में मैं मेरा, मुझसा, हम हमारा, तुम तुम्हारा, यह ऐसा। नेक्स्ट कॉलम है क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। ये क्रिया शब्द दिए हैं। अब इससे विशेषण बनाने पर विशेषण का रूप कैसा होता है? भूलना, खेलना, अड़ना, सड़ना, घटना, लूटना, पट।
भूलना क्रिया है, भूलना, खेलना, लड़ना, सब ये सब क्रियाएं हैं। अब इन क्रिया शब्दों से अगर हम विशेषण बनाते हैं तो भूलना से बनेगा भुलक्कड़, खेलना से खिलाड़ी, अड़ना से अड़ियल, सड़ना सड़ियल, घटना घटित, लूटना लुटेरा, पट पठित। नेक्स्ट कॉलम में लड़ना लड़ाकू, बेचना बिकाऊ, कमाना कमाऊ, उड़ना उड़ाकू, खाना खाऊ, मिलन मिलनसार, रक्षा रक्षक। नेक्स्ट आ जाइए अव्यय। अव्यय ये होते हैं जो हर परिस्थिति में जिनके जिनके परिवर्तन नहीं होता उनको अव्यय कहते हैं। लिंग या वचन के कारण जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर। ऊपर एक शब्द है जो कि अव्यय है। अगर हम लिखें लड़का ऊपर खड़ा है, फिर दूसरे सेंटेंस में लिखें लड़की ऊपर खड़ी है, तो दोनों ही वाक्यों में लड़का लड़की लिंग बदले गए हैं, लेकिन जो ऊपर है, ऊपर शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है। लड़का के साथ भी ऊपर ही रहा और लड़की के साथ भी ऊपर ही रहा। तो इस प्रकार के शब्दों को अव्यय कहते हैं। अब अव्यय से विशेषण कैसे बनाएंगे? ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, नीचे निचला, आगे अगला, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इनको लेक्चर के बाद अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इनको रिवाइज कीजिए। आगे है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? आसमान में गहरे नीले बादल छा गए, राम कुमार सबसे ताकतवर पहलवान है। उपर्युक्त वाक्यों में गहरे तथा सबसे शब्द नीले तथा ताकतवर विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह प्रविशेषण है। इट मीन्स जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण अर्थात विशेषण से पहले लगने वाले विशेषण। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मैंने बहुत बड़ा भवन देखा। अब बड़ा भवन अपने आप में विशेषता है, बहुत बड़ा देखा ये विशेषता की भी विशेषता है, इसलिए ये प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। यह कुर्सी इतनी हल्की होगी मुझे नहीं पता था। हल्की अपने आप में विशेषण है। अब हल्की विशेषण की भी विशेषता क्या है कि वो इतनी हल्की है, तो ये उसकी विशेषता है किसकी? विशेषण की, इसलिए ये प्रविशेषण है। आगे आ जाइए, विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से देखें तो विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। पहली है मूलावस्था। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे नेहा के बाल घने और काले हैं। जब हम सिंपल किसी के गुण और दोष बताते हैं उसको हम मूलावस्था कहते हैं। आसमान में लाल पतंग उड़ रही है। मेरी माँ सुंदर है। सिंपल तरीके से आपने माँ की सुंदरता को, उनकी सुंदरता जो है विशेषण के रूप में आपने बताई है। जिराफ लंबी गर्दन वाला जानवर है। इसमें कोई तुलना नहीं होती, केवल आप एक मनुष्य की या एक किसी भी चीज़ की, किसी भी प्राणी की आप विशेषता बताते हैं, इसे हम मूलावस्था कहते हैं। यह विशेषण की मूलावस्था है। दूसरी है उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनके आपस में तुलना की जाती है। जब हम दो के गुण दोष बताते हैं और दोनों में तुलना करते हैं, वहां पे हम उत्तरावस्था मानते हैं। जैसे मेरा भाई मुझसे बड़ा है, इसमें मेरे और मेरे भाई में तुलना की जा रही है और उसको एक को उससे बड़ा बताया जा रहा है, यहाँ पर उत्तरावस्था है। नेवला सांप से अधिक शक्तिशाली होता है। पुरानी फिल्में आजकल की फिल्मों से बेहतर हैं। करण सात्विक से अधिक बुद्धिमान है। ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें दो के बीच में तुलना की जा रही है। तो ये कौन सी हुई? उत्तरावस्था हुई। अब है उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे हमारी हिंदी की अध्यापिका सबसे अच्छी है। अब यहाँ पे हिंदी की अध्यापिका को उसने सब अध्यापिकाओं से अच्छा बताया है, मीन्स सबसे बेस्ट बताया। बच्चों, जैसे आप इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट करते हो, डिग्रीज करते हो, वैसे ही यहाँ पे हिंदी में हम मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बता रहे हैं।
लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका है। सारे गायकों में से जितने भी गायक हैं उनमें से लता मंगेशकर को सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा बताया है। अनुज को गणित में सबसे कम अंक प्राप्त हुए। अब जो अनुज है सारे विद्यार्थियों में से सबसे कम अंक लिए, तो यहाँ पे उत्तमावस्था है। जया ने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। सिंपल सी एक चीज है, इन विशेषणों की तुलना को अगर हम देखें तो मूलावस्था जब हम सिंपल एक व्यक्ति की गुण दोष बताते हैं, उत्तरावस्था जब हम दो में कंपैरिजन करते हैं, और उत्तमावस्था जब हम सबके बीच में कुछ गलत, अच्छा या बुरा बताते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 157। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं इस तालिका के रूप में भी देखी जा सकती हैं। इसमें एक आपको चार्ट बना के दिखाया है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, और एक ही शब्द के तीनों अवस्थाएं बताई हैं। जैसे सुंदर शब्द है, मूलावस्था में सुंदर ही रहेगा, और उत्तरावस्था में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम इसके पीछे तर लगाएंगे, सुंदरतर। और जब हम इसमें उत्तमावस्था में करेंगे इसका प्रयोग तो हम इसको सुंदरतम लिखेंगे। इसी प्रकार से सभी शब्द मूलावस्था में अधिक का अधिक ही रहेगा, उत्तरावस्था में अधिकतर करेंगे, अधिकतम करेंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही रहेगा, उत्तरावस्था में श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। उच्च उच्च ही रहेगा, उत्तरा और उत्तमावस्था में उच्चतर और उच्चतम। लघु लघु ही रहेगा मूलावस्था में, और उत्तरा और उत्तमावस्था में लघुतर और लघुतम। अब आ जाइए और दोहराएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण के चार भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट, संख्या और परिमाणवाचक विशेषणों के दो भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर जोड़कर बनाए जाते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आओ करें, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैं आपको अगली ऑडियो में भेजूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये पूरा चैप्टर आप रिवाइज करेंगे अच्छे से, और ये चैप्टर मैंने एक बार में ही इसीलिए समझाया है ताकि आपको दो भागों में वो कंटिन्यूटी नहीं रहती और समझ में अच्छी तरह से नहीं आता। इसलिए एक ही ऑडियो में आपको सारा चैप्टर भेजा है ताकि आप एक बार शुरू करें तो सारा चैप्टर पूरी तरह अच्छी तरह से समझ के अपने कॉपी में उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।